तुम 400 पार कह रहे हो, तुम्हें अगर 40 सीटें भी आ जाए ना तो गनीमत है। उत्तर प्रदेश में अब की बार बहन जी 50 पार, 50 के पार जाएंगी। 60 की बार दलित प्रधानमंत्री पहली नई संसद में पहली दलित प्रधानमंत्री हम लोग यही कमेंट करेंगे 50 पार कैसे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। 2 महीने का वक्त मुश्किल से बचा है। ऐसे में मैं ग्राउंड पर मौजूद हूं। ग्राउंड पर लोग क्या सोचते हैं, 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री, क्या होगा, हर किसी के जहन में ये सवाल है कि 2024 में होगा क्या। हमारे साथ हैं अज्ञानी जी, अशोक अज्ञानी जी। अज्ञानी जी, क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? देश की जनता पूछ रही है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मोदी जाएंगे या रहेंगे, क्या होगा? देखिए, मोदी जी की अंतिम पारी है और आने वाला जो प्रधानमंत्री है बहन कुमारी मायावती, दलित प्रधानमंत्री इस देश में बनेंगे 75 वर्षों के बाद। अब पहली बार इस देश में दलित प्रधानमंत्री बनना है, बहन कुमारी मायावती ने बनना है। और उसके बहुत सारे ऐसे कारण समीकरण बनते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, जिसकी तरह से जो इस बात को बिल्कुल पूरी ताकत के साथ हम कह सकते हैं कि अब की बार बहन कुमारी मायावती का इस बार नंबर आएगा, वो प्रधानमंत्री बनेंगी। अब बीजेपी भी तो कह रही है अब की बार 400 पार, आप भी एक जुमला छोड़ रहे हैं। देखिए, जुमला तो वो बोल रहे हैं, जब संसद में प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है बोलने की। जब संसद में बोल रहे हैं तो इसका मतलब उनका धैर्य और उनका विश्वास अपने ऊपर से उठ गया है। और अपने कुछ जो अंधभक्त कुछ बचे हुए हैं या पार्टी के कार्यकर्ता, उनको दिलासा दिलाने के लिए, उनको हिम्मत दिलाने के लिए वो इस तरह का नारा संसद में बोल रहे हैं। जबकि आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मंत्री ने या जो सरकार के लोग थे, कभी संसद में नहीं कहा कि हमारी इतनी सीटें आने वाली हैं या हम इतने पार करने वाले हैं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये दूसरी पारी में बोला है जानबूझ करके, क्योंकि इनको ग्राउंड रिपोर्ट पता चल गई है कि हम हार रहे हैं। तो आप लोग तो बोलते नहीं हैं, आप लोग तो 100 पार भी नहीं बोल पाएंगे। नहीं, जब हम तो प्रधानमंत्री कैसे? नहीं, देखिए, हम बोल रहे हैं लगातार, मैं तो ऑलरेडी लगातार बोल रहा हूँ इस बात को। और अब जैसे जैसे माहौल परिस्थितियाँ, जो मैं बोलता था वही अनुकूल, वो परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल चलती जा रही हैं और बेहतर तरीके से बनती जा रही हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश में अब की बार बहन जी 50 पार, 50 के पार जाएंगी। 60 भी हो सकती हैं, 65 भी हो सकती हैं, जो समीकरण बन रहे हैं। और उन समीकरण को लेकर हम लगातार अपना दावा पेश कर रहे हैं कि अब की बार दलित प्रधानमंत्री पहली नई संसद में पहली दलित प्रधानमंत्री बनेंगे। लोग यही कमेंट करेंगे 50 पार कैसे। नहीं, देखिए, उनको हमें जवाब देने की जरूरत नहीं। हम भी तो कह रहे हैं 400 पार कैसे। मोदी जी बताओ 400 पार कैसे? ईवीएम से लाओगे या राष्ट्रपति शासन लगा के लाओगे या चोरी करोगे चंडीगढ़ की तरह से, बेईमानी करके लाओगे? आएंगे कैसे 400 पार? आपने किया क्या है? क्या इस देश के नौजवानों को रोजगार दिया है? इस देश के लोगों की महंगाई को कम किया है? आपने किया क्या है इस देश के लिए, सिवाय सड़कों बनाने के लिए? सड़कें बनाने से क्या देश में विकास होता है क्या? कितनी इंडस्ट्रियां बनाई हैं, कितने स्कूल विश्वविद्यालय खोले हैं आपने, कितने राम मंदिर बनाया, सब खत्म कर दिया। राम मंदिर से बड़ा क्या हो सकता है? हाँ, तो बस हिंदू भाई खुशी से पागल हो चुके हैं। देखिए, अगर हमें राम मंदिर से कुछ वो नहीं है, राम मंदिर आस्था का विषय है लोगों का, और लोग आस्था के विषय में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बन गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल को बाबरी मस्जिद भी बनेगा, मुस्लिम भाई खुश हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को दिया है, भारत के संविधान के तहत दिया है। ये राम मंदिर भी भारत के संविधान के तहत बना है और बाबरी मस्जिद भी भारत के संविधान के तहत बनेगी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वोट, मंदिर से वोट कभी नहीं मिलता। वहाँ पर क्या घंटे बजा करके क्या शिक्षा मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, व्यापार खुल जाएंगे? क्या होगा उसमें? हमारे जो SC ST के लोग हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी कम हो जाएंगी। क्या होगा? हमारे अधिकार मिल जाएंगे, संविधान बच जाएगा। क्या होगा? हमें खुद बचाना पड़ेगा, हमें अपनी सरकार लानी पड़ेगी, बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तब जा करके इस देश का संविधान को पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। आप कह रहे हैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तो बहन जी को प्रधानमंत्री ये लोग क्यों बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे कि बहन जी आके संविधान लागू कर दें। देखिए, बहन जी को पहली बात तो ये कौन होते हैं, इनकी हैसियत नहीं है प्रधानमंत्री बनाने की। प्रधानमंत्री तो हम बनाएंगे ना, जो इस देश के 85% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, हम बनाएंगे बहन जी को प्रधानमंत्री। और पहले तो हम उनको सीटें दिलवाएंगे, 50 से ज़्यादा सीट दिलवाएंगे, और बची कुछ काम कांग्रेस करेगी, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी होगी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना। अगर मोदी को रोकना है और ED से सबको जेल जाने से बचना है, CBI इनकम टैक्स से जान बचानी है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से जान बचानी है, तो भैया फिर बहन जी को प्रधानमंत्री इनको बनाना पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि बहन जी अब उतना सक्रिय नहीं है। कमेंट करते हैं लोग, पूछते हैं सवाल आकर, आपकी बात पर लोग हंसते भी हैं कि ये अज्ञानी जी क्या बोल रहे हैं।
देखिए यही बात मैं कहता हूँ कि भैया ये बीजेपी वाले सक्रिय नहीं है, कांग्रेस वाले सक्रिय नहीं है और ये दूसरी पार्टियों के सक्रिय नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना वो। ठीक है। और मुझे पता है बहन जी सक्रिय मेरे लिए है ना, हमारे समाज के लिए है ना, 85% के लिए वो दिन रात काम कर रही हैं, दिन रात वो पूरी नज़र बनाए हुए हैं, ट्वीट करती हैं और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो हमला करती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, बहन कुमारी मायावती का एक ट्वीट और दूसरे लोगों की पार्टियों की 1 लाख लोगों की रैली, वो भी तब भी एक ट्वीट भारी है, क्योंकि एक ट्वीट पढ़ते ही, ट्वीट पे आते ही ट्विटर पे पूरी सिस्टम हिल जाता है, पूरा मीडिया बौखला जाता है। तमाम लोग कहते हैं आज बहन कुमारी मायावती का ट्वीट आया है, मतलब उस ट्वीट में भी इतनी ताकत है कि तुम्हारी 1 लाख लोगों की रैली भी फेल है। तो इसीलिए हमारा जो ट्वीट है बहन जी का, वही अपने आप में महाशक्ति है। तो इसलिए भैया हमारी बहन जी हमारे लिए काम कर रही है, हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे लिए काम कर रही है। 85% के उनके विरोधी कह रहे हैं ट्वीट नहीं, अब ग्राउंड पे उतरिए, अत्याचार बढ़ रहा है दलितों के खिलाफ। नहीं तो आकाश आनंद को उतरे हुए हैं, अज्ञानी जैसे और बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं। बहन जी को जरूरत नहीं है, हम है ना काम करने वाले। बहन जी का काम है सिर्फ निगरानी रखना और सरकार की जो गैर जरूरी नीतियां हैं, गैर संवैधानिक नीतियां, गैर जनता के खिलाफ जो नीतियां उन पे ध्यान रखना और ट्वीट करके उनको चेतावनी देना। देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो ये ग्रांट कमीशन है या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, इसने SC/ST के रिजर्वेशन की सीटें खत्म की थी। आकाश आनंद ने तुरंत ट्वीट करा और अगले ही दिन शिक्षा मंत्री का उसका बयान आ गया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आ गया। तो ये शक्ति है हमारे ट्वीट में, हमारे नेताओं के ट्वीट में। तो हम जमीनों पे जाके क्या करेंगे भाई, हम अपने लोगों से जुड़े हैं। अभी देखो हमने एक फ़ोन नंबर चालू कर दिया पार्टी ने, उस पर मिस कॉल मारो, पार्टी की सदस्यता लो, काम करो पार्टी के लिए। क्या बता रही है, मिशन है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है, एक महान बहुजन मिशन है जो बहुजन सत्ता के लिए काम कर रहा है। और इसमें तमाम जातियों के, धर्मों के, विभिन्न भाषाओं के, क्षेत्रों के लोग हैं। तो इसमें अपने आप हम काम कर रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती को, जो हमारी बहन 75 साल 70 साल 80 साल की है, हम उसको बुला के हम चाहेंगे कि हम जैसे महामूरख गधे ही होंगे। अभी 70 की नहीं हुई है, 2 साल अभी बाकी है, 68वां जन्मदिन मनाया। कोई बात नहीं, लेकिन वो कोई बात नहीं, 68वां जन्मदिन हुआ, लेकिन हम उनको परेशान नहीं करेंगे। उनका काम है सिर्फ मॉनिटर करना और पूरी सरकार को घेरना। सरकार पे घेरती हैं। अभी उन्होंने कहा ना, अपना बयान दिया ना, EVM के विरुद्ध दिया लगातार, और ये इनके मोदी सरकार को इनको चेतावनी दी। तो अब इससे ज़्यादा और कौन काम करेगा? तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुमने अब बाबरी मस्जिद का नाम लिया क्या? बहन जी ने लिया। तुम्हारे राहुल गांधी ने लिया क्या? तुम्हारे अपोजिशन पार्टियों में उन्होंने लिया क्या? उनके नेताओं ने? उनकी हिम्मत नहीं है बाबरी मस्जिद बोलना। सिर्फ इस देश के अंदर अकेली बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को, उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर का भी स्वागत करते हैं तो हम बाबरी मस्जिद का भी स्वागत करेंगे। तो इतनी शक्तिशाली नेता जो पूरा नज़र बनाई है, देख रही हैं। सड़क पे आने से कुछ नहीं होता, सड़क पे घूमने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अब मेन बात यह है कि हमारा अपना मिशन है, अपना कार्यकर्ता, अपना लीडर है, और अब समाज के भिन्न तबके बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वाकई बहन जी दिल्ली की गद्दी पर इस बार काबिज हो जाएंगी? क्या उनके लिए दिल्ली अभी दूर है या बहुत नज़दीक हो चुका है, जैसी रणनीति आप बता रहे हैं? देखिए, जो बहन जी ने रणनीति बनाई, उससे अब धीरे धीरे जो उनके रास्ते के कांटे थे अपने आप निकलते जा रहे हैं। अब उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। दिल्ली बहुत नज़दीक धीरे धीरे आती जा रही है। जितने 2 महीने का ये समय पीरियड, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे ऑटोमेटिकली अपने आप नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अपने उनके वहाँ महाराष्ट्र के नेता हों जो अभी अजीत पवार हों, चाहे वो ये जयंत चौधरी हों, चाहे जितने भी लोग हों, वो धीरे धीरे अब वो रास्ते से बिल्कुल हटते जा रहे हैं और बहन जी का रास्ता साफ होता जा रहा है। और अब सिर्फ अकेली नेता, मैं बार बार बोलता था कि 2024 का रण मोदी बनाम माया होगा, और वो अब सामने दिखाई दे रहा है कि अब मोदी को चुनौती और मायावती देंगी सिर्फ, और वही सामने खड़ी होकर के इनको हराएंगी। लेकिन मोदी के पास तो शक्ति है, ताकत है और इतनी बड़ी पार्टी है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी से BSP की तुलना करना ठीक रहेगा? देखिए, तीसरी बड़ी शक्ति है बहुजन समाज पार्टी, तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है देश के अंदर। ठीक है। और मोदी के पास अपना कुछ नहीं है। वो 15% के लोगों की पार्टी है। वो EVM में और उसमें गड़बड़ करके, उसमें प्रशासन को इस्तेमाल करके वो जीत रहे हैं। चंडीगढ़ में अभी पूरा दिखाई दिया ना, खुल्ला दिखाई दिया, चीटिंग करके, बेईमानी करके जीत रहे हैं। इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये दूसरों का लूट करके सरकार बना रहे हैं, लेकिन इस बार तुम्हारी लूट को, इनकी लूट को रोका जाएगा। और बहन कुमारी मायावती
जिनके पास कमिटेड वोट है, 4.5 करोड़ कमिटेड वोट है इलेक्शन कमीशन में, कमिटेड वोट जो हिल नहीं सकता, किन्हीं भी परिस्थितियों में वोट हिलता नहीं है, प्लस तो होता है मगर माइनस नहीं होता। कल सतीश मिश्रा जी बोल रहे थे ना उस संसद में, तुम ईवीएम हटाओ, तुम्हारी हैसियत हम बताएंगे तुम्हारी कितनी हैसियत है, कराओ बैलेट पेपर से चुनाव। जब से इस देश में ईवीएम से चुनाव होने शुरू हुए हैं, बीएसपी का वोट चोरी होना शुरू हुआ है, और इसीलिए तो उसके बावजूद भी हम तीसरी बड़ी शक्ति हैं अपने आप में। इनको पता है कि ये खतरनाक पार्टी है, जिस दिन बैलेट पेपर से हो गया उसी दिन ये दोबारा से पावर में फुल फॉर्म में शक्ति में आएगी। यानी ईवीएम हटने का इंतजार करना पड़ेगा अभी? नहीं, ईवीएम हटेगा, लड़ेंगे हम, इंतजार क्यों करेंगे, हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं तरीके से लड़ेंगे। ईवीएम इनको हटानी पड़ेगी। जिस तरह से इस देश में बहन कुमारी मायावती के इनिशिएटिव लेने के बाद, ईवीएम के विरुद्ध लगातार लड़ाई के बाद, जिस तरह से दिल्ली और पूरे देश में ईवीएम के विरुद्ध एक मोर्चा खुला है और एक आम जन उससे जुड़ने शुरू हुए हैं, तो इनको ईवीएम को तो हटाना पड़ेगा, हर हालत में हटाना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये गैर बीजेपी शासन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारों को तोड़ रहे हैं और वहाँ अपनी पार्टी की सरकार बनाना चाह रहे हैं या राष्ट्रपति शासन लगाना चाह रहे हैं, उससे साफ है कि एक तरफ ये ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ ये प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ इनकी कंट्रोल में प्रशासन होता है तो वहाँ इनकी खुली चिटिंग होती है, खुली बेईमानी होती है। तो इसलिए बहुत जो पिछला बिहार का चुनाव था उसमें दिखाई दिया था। ईडी सीबीआई को लेकर बहन जी के ऊपर भी ऐसी कोई कार्रवाई? क्या लोग कह रहे हैं कि बहन जी ईडी सीबीआई से डरती हैं? ऐसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं अब तो। देखिए, बड़े बड़े नेता इस बात को बोलते हैं कि केसी त्यागी जैसे नेता, जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारत की राजनीति के, उन्होंने भी कहा कि बहन कुमारी मायावती भगवान से भी नहीं डरती, इन लल्लू पंजुओं से डरने की बात तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात इस बात की, राजनीति है, राजनीति में आप झूठे केस बना सकते हो, आप बनाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन इनको पता है कि अगर गलती से झूठे केस ईडी सीआईडी के बना दिए तो उसके बाद इस देश के अंदर जो बहुजन आंदोलन खड़ा होना है, जो बहुजन शक्ति को फेस करने की इनकी हैसियत नहीं है, इसलिए इनकी औकात नहीं है बहन जी के विरुद्ध कुछ भी करने की। एक देख लिया ना, झारखंड के आदिवासी के खिलाफ इन्होंने कर लिया तो तमाम इनके मुँह की खानी पड़ी, तमाम आदिवासी खड़े हो गए इनके विरुद्ध और उन्होंने सत्ता भी बचाई और अब इनको मुँह की खानी पड़ेगी। तमाम आदिवासी, इस देश के 16 करोड़ आदिवासी इनके विरुद्ध हो गए हैं और इनको इस बार इस 2024 में वो खदेड़ के ही छोड़े। लेकिन बहुजन जो है, दलित खास तौर से, क्या वो बट गया है? बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं। नहीं, देखो पार्टियां बाबा साहब के नाम पर, देखिए बाबा साहब के नाम पे या वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी बनती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र इकलौती पार्टी है जो इस देश के दलितों की, बहुजनों की पार्टी है। जहाँ भी हाथी का निशान आएगा बटन वहीं दबेगा। और ये ऐसे पार्टियां तो बनती रहती हैं। ये कोई अपने शौकिया भी बना लेता है, कोई लोग वैसे ही प्रभावित होते हैं कि दूसरी पार्टियाँ बहुजन समाज पार्टी को वोट खत्म करने के लिए बहन कुमारी मायावती के विरुद्ध नए नेता खड़े करने की कोशिश करते हैं, मगर इस देश का बहुजन बहन कुमारी मायावती के अलावा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा वो किसी भी पार्टी को अपना नेता या पार्टी मानता नहीं है। उसके एग्जाम्पल हैं बड़े बड़े नेताओं की पार्टियां जो बिल्कुल जीरो हो गई हैं, चारों खाने चित हो गए, जो बड़े बड़े दम भरते थे, आज उनका कोई नाम लेने वाला इस देश में है नहीं। कहा जा रहा है वोट परसेंटेज घट रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, वो ये इसमें विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके का होता है, जो ईवीएम वगैरह से, इन सब चीज़ों से लेकर के ये जो भी गड़बड़ करते हैं वो ईवीएम की वजह से हमारा घटने, हमारा कमिटेड वोट है और वो कमिटेड वोट पड़ता है। और ये अभी जो ईवीएम पे हल्ला चल रहा है, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जो वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल मास्टर हैं, वो बता रहे हैं कैसे वोट चोरी होता है। तो तुम बैलेट से करा लो ना, वैलेट से कराओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी अगर आ जाए 40 सीटें भी, तुम 400 पार कह रहे हो, तुम्हें अगर 40 सीटें भी आ जाए ना तो गनीमत है। कराओ बैलेट पेपर से, अगर तुम्हारी इतनी बड़ी लहर चल रही है तो भैया बैलेट पेपर से करा लो ना, क्या दिक्कत है। जीवीएल नरसिम्हा जो इनके नेता हैं, जो पहले आरएसएस के और बीजेपी के, उनकी किताब लिखी हुई है बीजेपी की ईवीएम के खिलाफ। तो भैया आज ईवीएम क्यों नहीं हटा रहे हो? तुम इतने बड़े नेता हो, पूरी दुनिया तुम्हें मान रही है, तो तुम क्यों नहीं हटा रहे? नहीं, आप ईवीएम को भी दोष दे रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि बहन जी इस बार पीएम बनेंगी, कैसे? नहीं, देखिए मैं उसको एक बात कह रहा हूँ कि ईवीएम से चोरी करते हैं, लेकिन इस बार इन पे पूरी तरीके से पूरा जोर लगा करके से उसमें परसेंटेज तय करते हैं, लेकिन परसेंटेज ओवरफ्लो हो जाएगा तो बहन जी ने जीतना ही जीतना, हर हालत में जीतना है। और इस बार कैडर को इस तरह तैयार किया गया है कि ये बेईमानी चिटिंग ना कर पाएँ। और पहली बात तो अभी लड़ाई चल रही है, पूरी कोशिश है, पूरा दम पूरा भारत लगा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अशोक अज्ञानी जी। अशोक अज्ञानी जी से की बातों से आप कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।